एक ऐसा समूह जो 500 सालों से नदियों पर बोट में घर बसाए हुए हैं क्योंकि उनके पास गांव में अपनी कोई जमीन नहीं है। ये मछुआरे हैं और बाकी समूहों से इन्हें अलग रहना पड़ रहा है। ऐसे समुदाय के दो भाई किस तरह अपने देश के लिए लड़ते हैं और अपनी छोटी सी आर्मी यूनिट के बल पर वो किस तरह अमेरिका की लगभग 5 लाख सोल्जर्स की सेना की धज्जियां उड़ा देते हैं। इस सत्य घटना पर आधारित है यह मूवी की कहानी, तो हम और आप मिलकर इसे देखने वाले हैं। 2021 में रिलीज हुई यह चाइनीज वॉर ड्रामा मूवी जिसका नाम है द बैटल ऑफ लेक चंगजिन। मूवी की शुरुआत में एक आर्मी कमांडर को दिखाते हैं जो हाथ में एक अस्थि कलश लिए नाव में अपने घर आ रहा है। तब एक लड़का जिसका नाम कुलिन है वो पत्थर को ठीक बोट पर एम करके फेंकने लगता है। शायद यह इसका कोई खेल है। फिर किनारे पर आकर कमांडर नीचे उतरता है और उस लड़के का मुंह पकड़कर पूछता है, गधे, मुझे पहचाना नहीं क्या? वो लड़का मां बाबा चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। तब पता चलता है कि यह आर्मी कमांडर और कोई नहीं, कुलिन का बड़ा भाई है दोस्तों, जिसका नाम है चेन ली। वो अपने माता पिता और भाई से मिलकर बड़ा खुश होता है। अब इनके घरों को दिखाते हैं। ये लोग मछुआरे हैं और इन बोट्स पर ही इनके घर भी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह समूह सिर्फ यही काम करता हुआ आ रहा है। लेकिन चेनली ने कई मुश्किलों से गुजरकर पढ़ाई की और आर्मी ज्वाइन की और आज वो एक आर्मी यूनिट का कमांडर बन चुका है। चेनली के आने से सब खुश जरूर हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा दुख भी है। चेनली जो कलश लेकर आया था उसमें चेनली और कुलिन के बड़े भाई बैनली की अस्थि है जो युद्ध भूमि में दुश्मन के हाथों मारा गया था, यानी देश के लिए शहीद हो गया। यह जानकर सब बड़े दुखी होते हैं, लेकिन चेनली को अपने परिवार के पास वापस आकर बहुत शांति मिलती है। उसने जो पैसे कमाए थे उन्हें वो अपनी माँ के हाथों में देकर कहता है, माँ, मुझे गांव में एक जमीन दी गई है। अब हमें इस बोट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इन पैसों से हम गांव में एक घर बनाएंगे और वहां पर रहेंगे। इस तरह दोस्तों उसने एक सुखी जीवन की कल्पना की होती है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसी रात को कुछ सोल्जर्स उससे यह मैसेज देकर जाते हैं कि आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, आपको कल सुबह ही हेडक्वार्टर के लिए निकलना पड़ेगा। चैनली के लिए अपनी ड्यूटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वह बाकी कुछ नहीं सोचता और अगले ही दिन अपने परिवार से विदा लेकर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वह अपने माता पिता से वादा करता है, मैं जल्द ही लौट आऊंगा और फिर अपना घर का काम शुरू करूंगा। कुलिन कहता है, भाई मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा। लेकिन चैनली कहता है, मैं और बनली देश की सेवा करने गए और अब बनली नहीं रहा, मैं भी जा रहा हूं। कम से कम तू तो माँ और बाबा के साथ रह, भाई उनका ख्याल रखो। तुम ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ हेडक्वार्टर में पता चलता है कि चेनली की छुट्टी इसीलिए कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि एक इमरजेंसी आ पड़ी थी। चाइना में सिविल वॉर का अंत हुआ नहीं कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर हमला बोल दिया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर तरह का अटैक शुरू हो चुका था। असल में चाइना और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के खास ट्रेड पार्टनर्स हैं। नॉर्थ कोरिया की जरूरत की कई चीजें चाइना से भेजी जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका क्या करता है, इस बात का तो इतिहास बार बार गवाह रहा है। नॉर्थ कोरिया को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने चाइना बॉर्डर में घुसकर चाइनीज सप्लाई लाइन को तहस नहस कर दिया था। अब इस तरह की हरकतें देखकर चाइना को तो गुस्सा आएगा ही, और अमेरिका के इन हमलों के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अमेरिका का ये आर्मी जनरल जिसका नाम है एमसी माथुर। ये हर मिशन में अंधाधुन अटैक करने के लिए जाना जाता है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना तगड़ा है कि एक भी मिशन इसका फेल नहीं हुआ। लगातार हमले करवाने के लिए एमसी माथुर अपनी आर्मी को तैयार कर रहा होता है। दूसरी ओर चाइना के प्रेसिडेंट माओ जेडो को दिखाते हैं जो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। इसमें फैसला होता है, हमें अमेरिका के हमले का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा किसी भी हाल में। उस रात माओ जेडो का विश्वसनीय जनरल जिसका नाम है पैंग, वो प्रेसिडेंट से अकेले में मिलता है। माओ जेडो बताते हैं, इस कोरियन वॉर में चाइना को हिस्सा तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने हम पर जो हमला किया, अगर हमने उसका जवाब नहीं दिया तो दुनिया चाइना पर थूकेगी। को नुकसान पहुंचाना है तो हमें ईस्टर्न फ्रंट में जो लेक चेंजन है वहां सेना की एक टुकड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। और जब पैंग बाहर आता है तो प्रेसिडेंट का बेटा पूछता है, क्या मैं भी आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं? मैं भी लड़ना चाहता हूं। पर पैंग मना कर देता है। लेकिन तब माओ जेडो वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा देश के लिए लड़ना चाहता है, उसे मना क्यों करते हो? तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। दूसरी ओर अमेरिका चाइना की कई जगहों पर हमला करना शुरू कर देता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चेंजन लेक, जहां पर माओ अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को भेजना चाहता है। इन हमलों का इंस्ट्रक्शंस भले ही एमसी माथुर दे रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इन हमलों को सफल बना रहा है अमेरिकन कमांडर स्मिथ। दिन रात लगातार हमला करने की वजह से वह थक से जाते हैं, पर एमसी माथुर कहता है, जब लोहा गर्म हो तभी उसे किसी आकार में ढाल सकते हैं, अगर ठंडा पड़ गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। इस तरह वो अपने सोल्जर्स को जागरूक रहकर हमले पे हमला करने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करता है। बैंग जल्द से जल्द अपने सोल्जर्स को चेंग चिन लेक भेजकर अमेरिका आर्मी को रोकना चाहता है, वरना अमेरिकन आर्मी सिविलियन पर भी हमला करने से नहीं कतराएंगी। इतनी खतरनाक है अमेरिकन आर्मी। इसी कठिन परिस्थिति में चेनली अपनी यूनिट को लेकर वहां हाजिर होता है। तब एक हाई रैंकिंग ऑफिसर एक 17 साल के लड़के को लेकर वहां पर आता है।
असल में यह उसी बस्ती का लड़का है जहां चेनली का परिवार रहता है। वो ऑफिसर सबके सामने कहता है, इस लड़के के परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं है, जमीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह लड़का देश के लिए लड़ना चाहता है और आर्मी ज्वाइन करने आया है। मैंने इस लड़के से वादा किया है कि अगर वो आर्मी ज्वाइन करेगा तो मैं उसके समुदाय के लोगों को जमीन दिलाऊंगा और फिर इन्हें आगे कभी बोट में नहीं रहना पड़ेगा। इस लड़के की वीरता हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, समझे सभी? कहकर ऑफिसर सबको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन उस लड़के को देखकर चैनली चौंक जाता है, क्योंकि वो उसका छोटा भाई कुनली है, जिसे चैनली ने आर्मी ज्वाइन करने से मना किया था। ऑफिसर के जाने के बाद वह कुनली के कान पकड़कर उसको खूब मारता है। तुमने ऐसा क्यों किया और तुम यहां पर आए कैसे? कुनली बताता है, मैंने आपका पीछा किया भैया और फिर यहां पहुंच गया, और जब मैंने ऑफिसर को बताया कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं तो ऑफिसर खुश हो गया और उसने मुझे आर्मी का यूनिफॉर्म पहनाकर यहां पर पहुंचा दिया। चैनली उसे वापस घर जाने को कहता है, भाई तुम घर जाओ। लेकिन अब क्योंकि ऑफिसर ने सबके सामने बता दिया था कि कुनली आर्मी ज्वाइन कर चुका है, इसलिए अब इसे वापस नहीं भेजा जा सकता। और कोई रास्ता ना पाकर चैनली कुनली को अपने साथ लेकर जाता है। उस रात सेना की यह टुकड़ी एक ट्रेन में वेस्ट फ्रंट की ओर निकल पड़ती है। चैनली अपने जूनियर कमांडर, जिसका नाम ले है, उससे कहता है, तुम मेरे भाई को थोड़ा ट्रेन करो, कम से कम उसे युद्ध में खुद को और अपने साथियों को डिफेंड करना तो आना ही चाहिए। और फिर ले उसे ट्रेन कर रहा होता है। कुनली पहली बार अपनी बस्ती से बाहर निकला है और यहाँ के इन सोल्जर्स को देखकर वो थोड़ा नर्वस भी होता है, और तब एक सोल्जर उसका मजाक भी उड़ाता है क्योंकि कुनली सबसे छोटा है। वहां पर इस पर कुनली गुस्से में उसके पीछे भागता है, पर वो तो कुनली को इधर उधर भगाकर मजे ले रहा होता है जैसे छोटे बच्चे के साथ लेते हैं। इतने में आता है चैनली और कुनली को डांटता है, ये कोई खेल नहीं है, समझे तुम? अब एक सोल्जर की तरह रहना, सोचो, हमला करना, सब कुछ सीखो। फिर वो आगे कुनली को बताता है कि उनका भाई बैनली कैसे मरा। दरअसल उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यह सुनकर कुनली इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि सोल्जर बनना कोई खेल की बात नहीं है। एक सोल्जर को अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की जान की हिफाजत भी करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। चैनली की यूनिट में एक सोल्जर होता है जिसका नंबर है 657। कुनली हैरान हो जाता है क्योंकि यूनिट में सिर्फ 150 लोग हैं, तो इसका नंबर 657 कैसे हो सकता है। तब चैनली उसको अपनी एक डायरी दिखाता है जिसमें उसने शुरू से लेकर अब तक अपने सारे सोल्जर्स के नाम और नंबर लिखे हुए थे। वो बताता है, अब तक मेरी यूनिट में कई सोल्जर्स किसी ना किसी युद्ध में मारे गए। फिलहाल ये 120 बचे हैं, लेकिन जब मन में विश्वास हो ना तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। इस तरह आर्मी की रियलिटीज और सोल्जर्स की हिम्मत की दास्तान सुनाकर वो कुनली को युद्ध के लिए तैयार करता है। अब बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। इसी बीच अचानक हवाई जहाज की आवाज आती है। असल में ये अमेरिका के प्लेन्स हैं। दोस्तों, जरूर उन्हें ये सोल्जर्स दिख गए होंगे, इसीलिए अब चैनली की टुकड़ी को जल्द से जल्द यहां से आगे निकलना होगा। तब उस गांव के लोग इन्हें कंबल, जैकेट्स वगैरह देते हैं। साथ ही वो इन्हें लगभग 20 रेडियोस भी देते हैं और कहते हैं, इन्हें वेस्टर्न की आर्मी तक पहुंचा दीजिए। सारी चीजें लेकर ये लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में युलू नाम की एक नदी पड़ती है और उसके पास रेलवे ट्रैक पर कोई काम चल रहा होता है। इस वजह से गाड़ी थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाती है और सभी नीचे उतर आते हैं। और तभी अचानक फिर से प्लेन की आवाज आती है। असल में पिछले स्टेशन में जो प्लेन इन्हें देख चुका था, अब उसके साथ और 2-3 प्लेन्स होते हैं जो कि अमेरिका के प्लेन्स हैं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ट्रेन में सोल्जर्स हैं, इसीलिए वो उनका पीछा कर रहे थे और अब वो पटरी पर बमबारी शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि ट्रेन पर बॉम्ब गिरता, चैनली और उसके साथ रेडियोस, फूड आइटम्स और कुछ कंबल वगैरह लेकर पास के जंगल के अंदर भाग जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन पर बॉम्ब गिरता है और कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सोल्जर्स जिंदा बच जाते हैं और सभी जंगल के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी वो प्लेन्स बमबारी कर सकते हैं। अब इससे पहले कि वो प्लेन्स वापस बॉम्ब रिलोड करके यहाँ लौट आए, इन्हें जल्द से जल्द छुपने की और कोई जगह ढूंढनी होगी। अब चैनली कहता है, मेरी बात सभी ध्यान से सुनो। यूलो नदी के उस पार छुपने की जगह पक्का होगी, जहां तक मुझे लग रहा है, तो चलो वहां पर। और अब पूरा यूनिट नदी के उस पार चला जाता है। लेकिन आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि लगभग 50 मील तक पथरीला रास्ता है और वो भी बड़े बड़े पत्थर बिछे हुए हैं। इतना सामान वगैरह उठाकर इन पत्थरों के ऊपर चलना लगभग नामुमकिन लगता है। पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था इनके पास, तो वो चलने लगते हैं। फिर से 2 प्लेन उस दिशा में आते हैं, तो ये लोग पत्थरों के बीच पत्थरों की तरह लेट जाते हैं। ऊपर से पायलट्स को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर सोल्जर्स हैं, वो उनके ऊपर से गुजरने लगते हैं। लेकिन दूसरा पायलट कहता है, पत्थरों पर भी शूट कर देते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। इस इरादे से वह पत्थरों पर लगातार शूट करने लगते हैं और कुछ सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं। फिर वो प्लेन्स वहां से चले जाते हैं। इस शूटिंग में इनके 20 रेडियोज में से 8 रेडियोज छिन्न भिन्न हो गए थे। इन सभी के बीच कुनली डरा सहमा बैठा होता है, क्योंकि वह पहली बार इतना खून, इतनी मौतें, इतना स्ट्रगल देख रहा था। चैनली उसे हिम्मत देता है,
भाई हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वह उस पथरीले रास्ते को पार करके एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और वहां छुपते हैं। पर कमांडर स्मिथ प्लेन में उस इलाके के चक्कर लगा रहा होता है ताकि अगर पहाड़ों में कोई छुपा हो तो वो उन्हें खत्म कर पाए, पर उसे बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी वो इस जगह की एक फोटो खींच लेता है और वहां से चला जाता है। अब उन लोगों के जाने के बाद दिखाते हैं कि दरअसल सोल्जर्स बर्फ के अंदर गड़े हुए हैं और इसी वजह से स्मिथ को वो नजर नहीं आए। स्मिथ एक भी सोल्जर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसकी आंखों में धूल झोंककर चेनली और उसके साथी वेस्ट फ्रंट के कैंप में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर दूसरे यूनिट्स पर अमेरिकन सोल्जर्स हमला कर रहे होते हैं। चेनली अब फैसला करता है, हमें 3 ग्रुप्स में बंकर अमेरिकन सोल्जर्स को घेरना होगा। तो चेनली, जूनियर कमांडर ले और दूसरा ऑफिसर, ये तीनों 3 ग्रुप्स को लेकर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स नहीं जानते कि चाइनीज सोल्जर्स उन्हें घेर चुके हैं। अमेरिकन गांव पर हमला करने लग जाते हैं और तब ये तीनों ग्रुप्स एक ही वक्त में अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला बोल देते हैं, जिसे अमेरिकन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब दूसरी ओर ले देखता है कि पहाड़ के पीछे वाले रास्ते से और भी अमेरिकन सोल्जर्स ट्रक में लाए जा रहे हैं। अगर ये लोग गांव की तरफ आ गए तो चेनली का ग्रुप मारा जाएगा। यह सोचकर वो उन ट्रक्स पर मिसाइल्स फायर करने लगता है। असल में चेनली ने कुनली को ले के साथ रहने को कहा था, लेकिन वो ले का साथ छोड़कर अपने भाई की मदद करने के लिए गांव के अंदर चला जाता है। और वो तो पहले से पत्थर फेंकने में एक्सपर्ट था, तो अब वो अमेरिकन सोल्जर्स पर ग्रेनेड्स भी उसी तरह फेंकने लगता है। अब एक झोपड़े में दिखाते हैं तो अमेरिकन सोल्जर चेनली का गला घूंट रहा होता है। एंड वक्त पर कुनली वहां पर चला जाता है। चेनली चिल्लाता है, चाकू से मार इसको। लेकिन क्योंकि कुनली ने कभी किसी का कत्ल नहीं किया था, तो वो उस अमेरिकन को नहीं मार पाता। तब एक अमेरिकन कुनली को भी पकड़ लेता है। दोस्तों, पर इससे पहले कि वो कुनली की जान ले पाता, कुनली वहां पर पड़ा हुआ गन उठाकर उसे फाइनली शूट कर देता है। जिस अमेरिकन ने चेनली को पकड़ के रखा हुआ था, उसके पैर पर भी वो शूट कर देता है और अब चेनली भी उठकर बाकी सोल्जर्स को भी मार डालता है। लेकिन इसी बीच वहां पर और ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स आ जाते हैं। चेनली कुछ ग्रेनेड्स कुनली को भी दे देता है। इन्हें पत्थर समझकर उन अमेरिकन सोल्जर्स पर बरसा दो। भाई वो भी खूब फेंकता है और लगभग 15 अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकन सोल्जर्स टैंक्स लेकर आ जाते हैं और इन पर सीधा गोलाबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन चेनली एक टैंक पर चढ़ जाता है और उसे चलाने वाले अमेरिकन सोल्जर को मारकर टैंक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर क्या था, अमेरिकन टैंक से वो दूसरे अमेरिकन टैंक्स पर फायर करने लग जाता है। घमासान लड़ाई होती है और आखिर में चेनली का यूनिट अमेरिकन यूनिट को हरा देता है। अब वो इलाका वापस चाइना के कब्जे में आ जाता है। अगले दिन की बात है। चेनली कुनली से पूछता है, तुम यहां क्यों आए? मैंने तुम्हें लेके साथ रहने को कहा था ना। कुनली कहता है, जब मुझे पता चला कि आपकी जान खतरे में है तो मैं वहां पर कैसे बैठा रहता। भाई तुरंत आपकी मदद करने के लिए चला आया। भाई का काम होता है भाई को बचाना, वही मैंने किया। फिर चेनली का यूनिट आगे बढ़ता है और उन 12 रेडियोस को वेस्ट फ्रंट की आर्मी को दे देता है। उस यूनिट का कमांडर चौंक जाता है, क्योंकि इनके पास अच्छे गर्म कपड़े तक नहीं थे, ना ही कोई प्रोटेक्टिव गियर था। ये लोग तो बोरी के कपड़े पहनकर, उन्हें बांधकर इतनी ठंड में यहां तक पहुंचे थे। वो तो इन्हें सलाम करता है, तुम्हारे लिए सलाम है यार, और फिर इनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम करता है। सभी बड़े खुश होते हैं। चलिए, आखिर अपना मिशन तो पूरा हुआ, अब जरा आराम किया जाए। तभी चेनली के लिए हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है, अमेरिकन आर्मी पर हमला करने के लिए चेनली और उसके यूनिट को अब ईस्टर्न फ्रंट जाना होगा। चेनली उस मैसेंजर से पूछता है, हमें कब निकलना होगा? वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी चेनली को साफ बता देती है कि उन्हें अभी के अभी निकलना होगा। वो कहता है, बॉयज तैयार हो जाओ, हमें अभी चेंगचन लेक की ओर निकलना होगा। इनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर दोस्तों, वो मैसेंजर तो दंग रह जाता है। और यहां पर हमें दिखाते हैं कि यह मैसेंजर कोई और नहीं, प्रेसिडेंट माओ जेडो का बेटा है, जो इन्हें मैसेज देने के लिए आया था। फिर क्या था, आधी रात को, और वो भी इतनी भारी बर्फबारी के बावजूद इनका यूनिट चेंजन लेक की ओर निकल जाता है। अगले दिन ईस्ट फ्रंट के कमांडर को दिखाते हैं, जो अपने टेंट से बाहर निकलता है। वो देखते हैं कि तापमान -31 डिग्री है। वो अपने जूनियर से पूछता है, फ्रंट पर जो सोल्जर्स हैं उनके पास सर्दी से बचने के लिए जैकेट्स हैं या नहीं, चेक करो। जूनियर कहता है, नहीं। कमांडर कहता है, तुम कुछ भी करो, मेरे सोल्जर्स में से एक को भी ठंड से नहीं मरना होगा। वो दुश्मन से लड़ते हुए मरेंगे तो मरेंगे, पर इस तरह बेवजह ठंड के मारे नहीं मरने दूंगा। मैं उन्हें, फिलहाल तो हम दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। दूसरी ओर चेनली का यूनिट ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारे सोल्जर्स जगह जगह पर पत्थरों के बीच बैठकर शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, खाना भी बहुत कम है। फिलहाल इनके पास सिर्फ आलू हैं खाने के लिए, और वो भी बहुत कम। एक सोल्जर को एक दिन में सिर्फ 1 आलू खाना होगा, तभी चैंगजिन लेक पहुंचने का इंतजाम अच्छे से हो पाएगा। मतलब तभी वहां तक ये जिंदा रह पाएंगे। दूसरी ओर
अमेरिकन कैंप को दिखाते हैं जहां नवंबर के महीने में थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट किया जाता है और उन्हें दावत जैसा खाना मिलता है। सर्दी से बचने के लिए सबके पास जैकेट्स, मफलर्स, सारा इंतजाम होता है। चाइनीज सोल्जर्स के मुकाबले उनकी हालत कई गुना बेहतर होती है। अब अमेरिकन को पता चलता है कि जब भी उनका प्लेन एक जगह के ऊपर उठता है तो उनके सिग्नल्स इंटरफेयर होते हैं। वो जगह असल में वेस्ट फ्रंट है, जहां पर चैनली के यूनिट ने 12 रेडियोस डिलीवर किए थे। अब कमांडर स्मिथ को पता चल चुका है कि वहां पे चाइनीज सोल्जर्स तो डेफिनेटली हैं, इसीलिए वो प्लेन्स को भेजकर वहां पर बमबारी करने का ऑर्डर दे देता है। पर किस्मत से ये खबर चाइनीज सोल्जर्स को मिल जाती है और सभी अंडरग्राउंड में छुप जाते हैं। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट मैप ऊपर भुलाए थे। अगर वो मैप दुश्मन के हाथ लग गया तो इनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए उसको लेने के लिए प्रेसिडेंट का बेटा भाग कर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बमबारी का शिकार हो जाता है। दूसरी ओर चैंग जिन लेक के कमांडर को दिखाते हैं, जिससे कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था। बैंक को पता चलता है कि माओ जेडो का बेटा मारा जा चुका है, तो वो परेशान हो जाता है कि माओ जेडो को कैसे बताऊं। पर उसे यकीन है कि चैनली का यूनिट 2 दिन में चैंग जिन लेक पहुंच जरूर जाएगा। फिर वो उन अमेरिकन सोल्जर्स को उनकी नानी याद जरूर दिला देंगे। इतना भरोसा होता है पैंग को चैनली पर। वो तुरंत ही वेस्ट फ्रंट के कमांडर को कम्युनिकेट कर देता है, एक बहुत काबिल टीम को भेजा है मैंने, जल्द से जल्द हमें अपना अटैक शुरू करना होगा। यह सुनकर उस कमांडर की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वह अटैक की पूरी तैयारी करके चैनली के यूनिट का इंतजार करता है। आज रात चैनली का यूनिट चैंगजिन लेक के कैंप में पहुंच जाएगा, लेकिन उस वक्त तापमान होगा -40 डिग्री। अगली सुबह अमेरिकन आर्मी का एक बड़ा यूनिट चैंगजिन लेक की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। पहाड़ के ऊपर से चैनली का एक सोल्जर उनको देखकर आ जाता है और अपने साथियों को एक मैप बना कर देता है, जिस पर साफ मार्क किया गया होता है कि अमेरिकन सोल्जर्स के टैंक्स और उनके प्लेन्स किन जगहों पर हैं। और फिर अचानक से वेस्ट फ्रंट और ईस्ट फ्रंट दोनों पोस्ट से चाइनीज सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स पर अंधाधुंध हमला करने लग जाते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स को दोस्तों यहाँ पर सच में उनकी नानी याद आ गई होगी, क्योंकि उन्हें भनक ही नहीं लगी होगी कि चाइनीज सोल्जर्स यहाँ छुपे हुए हैं। कमांडर स्मिथ को इस हमले में चोट लग जाती है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि चाइनीज कहां से अटैक कर रहे हैं। लगता है हर तरफ से हमला हो रहा है। चैनली के सोल्जर्स बड़े बड़े पत्थरों पर पेट्रोल डालकर उन पर आग लगा देते हैं। फिर उन्हें पहाड़ के नीचे लूट देते हैं और नीचे खड़े अमेरिकन सोल्जर ने ऐसी पुरानी तरकीब वाला हमला बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो सभी बौखला जाते हैं और यह घमासान युद्ध लगभग 4 घंटे तक चलता है। चाइना के इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार चाइनीज सोल्जर्स सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मार गिराते हैं और इस युद्ध में वो जीत भी जाते हैं। लेकिन चैनली के यूनिट में भी कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और इससे पहले ये लोग चैन की सांस लेते, कमांडर स्मिथ लगभग 30 प्लेन्स को इन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इस बात से बेखबर ये लोग थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। तभी अचानक प्लेन की आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एक अमेरिकन फ्लाइट ठीक इनके ऊपर आकर एक स्मोक बॉम्ब गिराता है, जो कि नीचे गिरकर लगातार लाल रंग का धुआं निकालता जाता है। ये लाल धुआं दरअसल एक सिग्नल है, जिसको देखकर बाकी प्लेन्स ठीक इसी जगह पर बमबारी करने वाले हैं। ये जानकर सारे चाइनीज सोल्जर्स रॉकेट लॉन्चर फायर करके उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो स्मोक बॉम्ब गिरा कर गया था। वही, लेकिन वो प्लेन इनकी बदकिस्मती से इन पर ही गिर जाता है, जिसमें लगभग 30 सोल्जर्स मारे जाते हैं। और जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ी देर में वहां पर एक एक करके 30 प्लेन्स आ जाते हैं और लगातार लाल धुएं वाली जगह पर बमबारी करने लग जाते हैं। जब तक ये स्मोक बॉम्ब रहेगा तब तक प्लेन्स आते रहेंगे। ये सोचकर जूनियर कमांडर ले उस बॉम्ब को उठाकर एक जीप में रखता है और जीप को किसी दूसरी तरफ ड्राइव करने लग जाता है। शैली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ले ने तो बिल्कुल ठान ली थी कि अब वो अपनी जान देकर भी अपनी यूनिट को जरूर बचाएगा। इसीलिए वो स्मोक बॉम्ब को साथ लेकर जीप में वहां से तेजी से निकल जाता है और लाल धुएं का इशारा देखकर एक प्लेन उस पर बॉम्ब गिरा देता है, जिसकी वजह से ले वहीं पर शहीद हो जाता है। सैनली बड़ा दुखी होता है, क्योंकि इस यूनिट का सबसे सीनियर मेंबर ले था। वो अपनी डायरी में ले का नाम क्रॉस कर देता है। ले की बदौलत उनकी यूनिट के बाकी सोल्जर्स की जान बच गई थी। अमेरिकन आर्मी को पूरा यकीन था कि चेंजिन लेक का युद्ध वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से चाइनीज यूनिट के आगे उन्हें धूल चाटना पड़ गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी हार थी और शर्मनाक भी। कोरियन और चाइनीज सोल्जर्स मिलकर अमेरिकन आर्मी को चाइनीज बॉर्डर से भगाने में सफल हो जाते हैं। जनरल एमसी माथुर तो जान बचाकर हेलीकॉप्टर में जल्दी से निकल जाता है। कमांडर स्मिथ भी अपने सोल्जर्स को लेकर पीठ दिखाकर भाग रहा होता है, लेकिन तब उसके सोल्जर्स उसे ऐसा दृश्य दिखाते हैं कि स्मिथ बौखला जाता है। तब पता चलता है कि अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला करने के लिए एक चाइनीज यूनिट पहाड़ पर बर्फ के बीच छुपा हुआ था। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक वो दुश्मन को खत्म नहीं कर लेते, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। लेकिन तापमान जब बहुत घट गया तो वो वहीं पर फ्रीज होकर मर गए थे, लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखकर कमांडर स्मिथ कहता है, जब तक ऐसे दृढ़ निश्चय वाले सोल्जर्स चाइना में होंगे ना, तब तक हम ये युद्ध जीत नहीं सकते। ये कहकर वो उन चाइनीज सोल्जर्स और उनकी वीरता को सलाम करता है। आखिर में दिसंबर 24, 1950 में लगभग 1 लाख अमेरिकन सोल्जर्स को चाइनीज सोल्जर्स ने चैंगजिन लेक से भगाया
और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।